Renu Mahendra ma'am. So I request Dr. Bhumika to please take them where our posters are presented so that they can select the best top three posters. So हमारे सामने डॉक्टर आर.एफ. मसूद सर बैठे हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। साथ में डॉक्टर एस.के. मिश्रा सर, डॉक्टर आर.पी. शर्मा सर, प्लीज। बहुत देर से नजरें ढूंढती, लेकिन इतने सारे चेहरे होते हैं, पहचान पाना इस मन से मुश्किल हो जाता है। आइए सर। पद, नाम, सम्मान हर चीज है, और यही सम्मान हमारी होम्योपैथी का स्वाभिमान है। और इस स्वाभिमान को बरकरार करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि न रूप काम आता है, न धन काम आता है, न बाप का नाम काम आता है, और यहाँ तक आने के लिए ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। अभी बहुत अच्छा लेक्चर हमारे बीच में डॉक्टर ए.के. सिंह भी हैं। देखने में ये थोड़े से बड़े लगेंगे, लेकिन इतने बड़े हैं नहीं, ये इनका स्टाइल है। तो ऊपर आएंगे मंच पे तो वो अच्छा सा सुनाएंगे। कृष्णा जी सर को सम्मानित करने के लिए सर के साथ we will be beginning with our scientific session. Dr. Amit Nayak, please. Juhi Gupta ma'am. जिनके सानिध्य में बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसे प्राचार्य, ऐसे लोग जब हमारे बीच में आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कुछ नया करने की ललक जो हमारे मन में होती है वो और तेजी से बढ़ती है, और हमारी रगों में ऐसा जोश आता है कि हम बहुत कुछ करने को आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू सर। Thank you so much. So, continuing with our scientific session, we have with us Dr. Juhi Gupta ma'am. She is Associate Professor in Government Homeopathic Medical College, Bhopal. PPT. Good afternoon. Good afternoon, my dear senior colleagues of the fraternity and dear students. Good afternoon. जब बोलोगे तभी मैं बोलूँगी, और जब मैं बोलूँगी तभी खाना मिलेगा, ठीक है? So I am standing between you and the lunch. I know it very well. डॉक्टर पूजा नायक मुझे दिख नहीं रही हैं, बहुत मेहनत की उन्होंने, और पूरे सेशन में मैं अकेली फीमेल हूँ, तो सुनना तो पड़ेगा। I will be taking the time of which all the males have taken. But मैं unfortunately कल नहीं आ पाई हूँ. I have some personal obligations. आज मैं सेशन सुन रही थी. There are few things I want to request all the homeopaths. And the reason why I am requesting is कि जो अपना इंट्राम्यूरल एसोसिएशन है, हम सब होम्योपैथ्स हैं, हम आपस में जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका आधार, उसकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता इतनी होनी चाहिए कि हम उसको अपने समूह के बाहर भी बोल सकें। दूसरी चीज़, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं, होम्योपैथी जिंदा ही प्रैक्टिशनर्स की वजह से, कॉलेजेस की वजह से जिंदा नहीं। होम्योपैथी कैसे आई थी भारत में हम सब जानते हैं। कुछ व्यापारी वर्ग के साथ आई थी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आई थी, फिर कुछ अन्य चीज़ों के लिए भी यूज़ किया गया, लोगों को प्रलोभन देने के लिए, लेकिन उसकी जो साइंटिफिक क्वालिटी, साइंटिफिक वैलिडिटी थी, उसने उसको जिंदा रखा है। कुछ मंच पे मेरे को जाने का अवसर मिलता है, और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि यदि आप इतने पायनियरिंग और इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी केसेस होम्योपैथी में कर रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ नया दीजिए अपनी विधा को। यदि आपके पास इतने डिफिकल्ट केसेस हैं, तो क्या हम एक नया नोसोड नहीं क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम DCGI में अप्रोच नहीं कर सकते नई ड्रग बनाने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज़ ओपन।
हमको कोई भी क्लिनिकल ट्रायल करना होता है तो प्लीज़ उसको क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्टर कीजिए। उसके सिवाय किया गया हर काम अपने घर में बैठ के अपने गाल बजाने के समान होता है। यदि हम ये नहीं करते हैं तो हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं होम्योपैथी को, हम वो नहीं कर पाते। इस चीज़ को बहुत लोग नहीं समझते। सब लोग रिसर्च प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, सब लोगों को चाहिए कि उनको वेरियस एजेंसीज से फंडिंग मिले, बिल्कुल मिलेगी, बट यू हैव टू फॉलो द राइट वे, यू हैव टू डॉक्यूमेंट इन द राइट वे, और जो बात आप कह रहे हैं उसका आपको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस प्रोटोकॉल्स का करना होता है, और उसका एविडेंस आपको रिक्रिएट करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो करना पड़ता है। I am going to talk about my favorite project, which is psoriasis, and I will give you a very short introduction about psoriasis before I start. आप सब ने psoriasis के cases देखे, सीनियर होम्योपैथ्स ने तो hundreds और thousands में psoriasis के cases देखे, सब ने रिजल्ट दिया, ठीक, लेकिन हमने कुछ अलग किया। हमने सिर्फ ये किया कि psoriasis, जिसको कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर कंडीशन कहा जाता है या इम्यून इंटरफेरेंस की कंडीशन कहा जाता है, उसमें होम्योपैथी की दवा देने के पूर्व और देने के पश्चात कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स, साइटोकाइनिन्स में उसके रक्त में परिवर्तन आता है, इसको हमने स्टडी किया है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस के साथ। और हमारे पार्टनर्स सेंट्रल काउंसिल में गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पीछे है, मैं वहाँ पर पढ़ाती हूँ, मुझे 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, और हमारे इसमें मॉलिक्यूलर एनालिसिस हमारे लिए किया एम्स भोपाल ने, क्लिनिकल असेसमेंट हमने किया, हमारी फंडिंग और हमारी मॉनिटरिंग CCRH न्यू दिल्ली ने की। तो इस सिस्टम में हमने कोशिश की है कि हम फुल प्रूफ एक रिजल्ट दे सकें, और मुझे ये गर्व होता है कहने में कि CCRH की भी हमसे पहले कोई मॉलिक्यूलर स्टडी नहीं थी साइटोकाइनिन्स और इंटरल्यूकिन्स के लेवल पे, और आज उनके पास कम से कम 20 मॉलिक्यूलर स्टडीज़ हैं, क्योंकि हमारी स्टडी से आउटकम्स आए। लेकिन ये जो दृष्टि हमें दी, वो हमारे एक फ्रेंड ने जो एम्स भोपाल में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने देखा कि हमारे पास सोराइसिस के पेशेंट हैं और हम उनको आराम दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब आप आराम दे रहे हैं तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तो खुद कम होंगे, बस नाप लो। लेकिन नापना बहुत महंगा काम था, तो ये सारा चक्र शुरू हुआ, और आज इस चक्र का स्वरूप ये है कि मेरे पास मेरी सोराइसिस स्पेशलिटी में 1000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड ऑथेंटिक केसेस हैं। आप में से जिसको खोलना है केस खोलिए, फ़ोन लगाइए और उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिए। हम दावे के साथ कहते हैं कि सिर्फ मंच पे नहीं, हम रियलिटी में भी उसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हैं। एंड दिस इज द ओनली थिंग आई एम रिक्वेस्टिंग द यंग होम्योपैथ्स, कोई जल्दी नहीं है, प्लीज बी ऑथेंटिक, डोंट बी इन हरी। 10-50 केसेस मत कोट करो, 2 करो, लेकिन ईमानदारी से करो। उसका आउटकम ये था, प्रिंसिपल सर अभी बाहर चले गए, आयशा मैम बैठी हैं, उसका आउटकम ये था कि जब डर्मेटोलॉजी का PG आना था कॉलेज में, तो हमारे सारे केस पेपर्स दिखाए गए। वी आर द फर्स्ट कॉलेज इन द कंट्री टू गेट फुल सीट्स इन डर्मेटोलॉजी PG, एंड देवर ओनली माय केसेस। ये मेरा गुमान है इस बात पे। मेरी संस्था आगे बढ़ेगी, मेरी विधा आगे बढ़ेगी, यही उसका अल्टीमेट आउटकम होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू सम अप माय प्रेजेंटेशन इन अ नटशेल। जो चीज़ें मैं आपको सोराइसिस पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं आपको ये नहीं बताने आई हूँ उसमें ऊपर से पतली पतली प्रोटीनेशियस स्किन लेयर्स झड़ती है, उसमें प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है। प्लीज़, आप सब कुछ जानते हैं, पहचानना सीखिए, पहचानना सीखिए कि ये सोराइसिस माना जा सकता है या नहीं, क्योंकि उसका कोई क्लियर कट डायग्नोसिस नहीं है। संभालना सीखिए कि आप कितना फर्क ला सकते हैं, क्योंकि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। यदि आप ये 2 चीज़ें सीख जाते हैं और आप ये समझ जाते हैं कि आपके पास कौन आएगा, किस चीज़ के लिए आएगा, तो प्रॉब्लम खत्म। मैं बहुत स्किप करके स्लाइड्स दिखाऊंगी, डेफिनेटली बड़ा प्रेजेंटेशन है। एक ये अप्रोच है, मैं आप लोगों को, जिसको भी PPT चाहिए मुझसे ले लीजिएगा। ये अप्रोच है, सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगी। जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, हम उसका बॉडी सरफेस एरिया असेस करते हैं, शरीर के कितने हिस्से में सोराइसिस प्रभावित कर रहा है। जब उसका असेसमेंट कर लेते हैं और हमारे स्केल के हिसाब से एक्सटेंसिव है, परंतु उसको साथ में बुखार है यानी कोई एडेड इन्फेक्टिव इटियोलॉजी भी है,
यदि उसको बुखार है तो हम उसको उस समय एनरोल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें काम करना है इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइन्स। हमको ब्लड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, पायोजेनिक बैक्टीरिया एक्सेट्रा पे काम नहीं करना। वी आर क्लियर वेयर वी हैव टू वर्क। जिनको बुखार नहीं होता हम उनको अपनी टीम में लेके आते हैं, और जिनमें हमारा सोराइसिस डाउटफुल होता है या जिसमें हमें मिक्स्ड पिक्चर मिलती है, इंडिविजुअल अकेले मिलना बहुत कठिन है, अक्सर फंगल इन्फेक्शंस के साथ मिलता है। तो जब ऐसे केसेस होते हैं, क्योंकि हमारे साथ एम्स की टीम थी, वो लोग बायोप्सी कहते हैं, हम सिर्फ लिख देते हैं कि उनसे एम्स से कंफर्म कर लीजिए क्या करना है। अपने लेवल पर हम अपना काम शुरू करते हैं, जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। हम पेशेंट के एग्जामिनेशन से शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, रेगुलर फॉलोअप्स, रेगुलर ब्लड सैंपल्स, ओके। और हम 1 साल मिनिमम फॉलो करते हैं। उसका कारण क्या है? सोराइसिस में सीजनल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 6 महीने तक किए जाने वाले सोराइसिस की स्टडीज को आप डंके की चोट पर किसी प्लेटफॉर्म पे कहेंगे तो आपको सबसे पहले कह दिया जाएगा कि इसमें सीजनल इन्फ्लुएंस आपने इंक्लूड नहीं किया। सेकेंड, हम जो भी पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, यदि उसका ड्रॉप आउट है, वो बीच में दूसरी दवाएं लेने लग जाता है, तो हम उसको अपने रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। यदि उसने स्टेरॉइड लगाया वो हमारे केस में फॉल नहीं कर रहा। एक और मेरा सजेशन है स्टडी के बाद कि एक बार मरीज को जो वो कर रहा है उसका स्लाइट विड्रॉल का स्वाद चखा के ये एहसास कराओ कि ये जो तुम लोकल एप्लीकेशन लगा रहे हो ना स्टेरॉइडल, इसको थोड़ा भी कम करने से बढ़ता है, मतलब ये अंदर से हील नहीं होता। तो अपनी बात मरीज के मुंह से बुलवाना फायदेमंद होता है। कभी कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में कोई एपिसोड आता है, आते हैं एपिसोड्स, कोई फ्लेयर आता है, तो यू हैव अ जस्टिफिकेशन, देन नोटिंग डाउन एंड एवरीथिंग। इट्स वेरी इलैबोरेट, इट्स अ फुल डे सेमिनार इन इटसेल्फ। आई विल नॉट टॉक अबाउट ऑल दिस। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। सोरा शब्द ग्रीक फिलॉसफी का है, उसको डेट नहीं किया जा सकता। उसको एक पर्टिकुलर, उसका मतलब इच होता है, उसको एक पर्टिकुलर मियाज़म से रिलेट डॉक्टर हैनीमैन ने किया। लेकिन हमसे प्राचीन बहुत चिकित्सा पद्धतियां हैं। हम तो न्यूबॉर्न हैं और न्यूबॉर्न में एरर्स कम होने चाहिए। आज की टेक्नोलॉजी का फ़ोन 10 साल पुराने फ़ोन से बेटर होना चाहिए। हम सिर्फ 250 साल पुराने हैं। हमको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है जो पहले हुई, या हमें उनसे लर्न करना है, उनसे इवॉल्व होना है। सो होम्योपैथी शुड रिमेंबर कि आप नए सिस्टम में पैदा हुए हैं और आप में चांसेस ऑफ एरर और कम हो जाना चाहिए। आप अगर मॉडर्न साइंस का टेक्स्ट खोलेंगे, एक इंडियन डर्मेटोलॉजिकल एसोसिएशन है, वो कहता है कि पुराने सिस्टम्स में लेप्रेसी से गलत रिलेट किया गया था सोराइसिस को। मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, मैं तमिल नहीं जानती हूँ, लेकिन तमिल में भी वही लिखा है, सिद्धा मेडिसिन में, आयुर्वेद में लिखा है कि जो सोरा है वो अर्धकुष्ठ है। अर्धकुष्ठ का मतलब होता है ड्यूरेशन में, तो कुष्ठ इज नॉट लेप्रेसी इन आयुर्वेद, कुष्ठ इज डिसइंटीग्रेशन। और अर्ध मतलब क्रॉनिसिटी तो है, लेकिन उतना डेप्थ, या ये कह दो पूरा जो न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर करता है वो नहीं है। सो यू डोंट हैव टू कोट दिस, ठीक। ये इंडियन डर्मेटोलॉजिकल एसोसिएशन में कोटेड है और इसके ऊपर बहुत बड़ा एक चैलेंज उनको फेस करना पड़ता है। अब इसका कॉज यदि आप ढूंढेंगे तो नहीं पता या इम्यून मीडिएटेड। जो नहीं पता वो इम्यून मीडिएटेड है। ये क्या बात हुई? यदि इम्यून मीडिएटेड था तो कब से आया उसको? 55 की साल की उम्र में भी सोराइसिस आता है, तो 55 साल से क्या कर रहा था इम्यून मीडिएशन? सो अंडरस्टैंड, इट इज एज अननोन एज मेडिसिन इटसेल्फ। अगर हम फैक्टर्स को देखेंगे तो कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, वो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, उसको आप प्रेडिस्पोजिशन कह सकते हैं, उसको आप ओवर एक्सप्रेशन कह सकते हैं। किसी चीज का अति में यदि एक्सप्रेशन हो, लेकिन यदि आप एपिजेनेटिक, जेनेटिक के सिवाय बाहरी भोजन, इन सब को आधार मानेंगे तो ये सॉफ्टवेयर है। तो आपके कंप्यूटर में आप क्या अपग्रेड करते हैं? आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, हार्डवेयर वही रहता है। सो हार्डवेयर इज योर बॉडी, योर जीन्स, एंड सॉफ्टवेयर इज ऑल दिस, द फैक्टर्स विच लीड टू दिस कंडीशन। और आखिरी में अगर आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक टर्म लिखा है लीकी गट। कैन यू सी? स्टूडेंट्स दिख रहा है? किसी को लीकी गट पता है? मैं आखिर में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगी, किसी को लीकी गट पता है? तो आज आप लोगों को मैं ये लीकी गट बताने वाली हूँ, विच इज नॉट ओनली द कॉज ऑफ सोराइसिस,
It is the cause of all such immune mediated conditions including asthma. और अगर आप अपना टेक्स्ट, आयुर्वेद का टेक्स्ट, यूनानी का टेक्स्ट, सिद्धा का टेक्स्ट, सोआ रिगपा का टेक्स्ट, प्राकृतिक चिकित्सा का टेक्स्ट उठा के देखेंगे, उन सब में गट इज द सोर्स ऑफ ऑल दीज डिजीजेस। मॉडर्न सिस्टम में दिसंबर 2025 में उन्होंने सील लगाई है कि गट सिंड्रोम है, और 2 साल पहले उन्होंने नोबेल प्राइज दिया। लेकिन उनकी अच्छाई ये है कि वो जो भी काम करते हैं इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड रेप्लिकेटिव फॉर्म करते हैं। वी हैव टू लर्न दिस, वी कैन नॉट विथड्रॉ, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस लीकी गट। आगे बढ़ाती हूँ, ये सब ठीक है, क्या ट्रिगर करता है, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, ये बिल्कुल